केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी आक्रमक झालेले आहेत। गेल्या 13 दिवसांपासून दिल्लीमधील सीमेवरती शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे आणि या आंदोलनामध्ये विविध संघटनांनी आता सहभाग घेतलेला आहे। याच पार्श्वभूमीवरती स्वराज अभियानचे योगेंद्र यादव यांच्याशी संवाद साधलेला आहे आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। शेतकरी आंदोलन 13व्या दिवसामध्ये पोहोचलेलं आहे। आज भारत बंदचं सुद्धा आवाहन करण्यात आलेलं आहे आणि नेमकं याच सगळ्या संदर्भात आणि कृषी कायद्यांना जो विरोध होतोय त्याच्या पाठीमागे नेमकी काय भूमिका आहे हे समजावून घेण्यासाठी आता माझ्यासोबत स्वराज अभियानचे अध्यक्ष आणि एकूणच या संपूर्ण आंदोलनामध्ये अत्यंत सक्रिय असलेले योगेंद्र यादव जी आता माझ्यासोबत आहेत। सर, आज आंदोलन का 13वां दिन है। आज तो भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। कल फिर एक बैठक होने वाली है सरकार से। किस मुकाम पर आप देखते हैं आंदोलन को, कहाँ तक आ चुका है कि अभी क्या हासिल करना है? ऐतिहासिक आंदोलन की आज एक ऐतिहासिक सफलता है। भारत बंद सामान्यतः 4 महीने का नोटिस हम देते हैं, 4 महीने की तैयारी करते हैं और ये सिर्फ 4 दिन के नोटिस पे भारत बंद आयोजित हुआ है। सरकार कहती थी कि सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का आंदोलन है। आज पूरे देश से रिपोर्ट है। महाराष्ट्र से कैसी कैसी बातें फैलाते थे कि शेतकारी संगठन के लोग तो कानून का विरोध नहीं कर रहे। राजू शेट्टी जी ने बिल्कुल स्पष्ट स्टेटमेंट दिया, बार बार वीडियो दिया और आज उन्होंने जमीन पे दिखाया कि किस तरह से महाराष्ट्र का किसान भी इसका विरोध कर रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तो है ही, चारों तरफ से रिपोर्ट आ रहा है। ये बंद में सिर्फ कुछ इलाके का नहीं है और सिर्फ किसान का बंद नहीं है। इसके साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले जुड़ गए हैं, व्यापारी जुड़ गए हैं, लेखकों ने समर्थन किया है, खिलाड़ी इसका समर्थन कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी इसका समर्थन कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी के दिल में शेतकरी है, किसान है। कोई मुंबई में चार्टेड अकाउंटेंट है, उसको भी याद है कि उसके दादाजी कभी आड़ती का काम किया करते थे। उसके दिल के अंदर भी एक किसान है। आज पूरे भारत का किसान बोल रहा है कि किसानों की बात सुननी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस बंद से बहुत कुछ खुलेगा। इस बंद से सरकार की आंख खुलेगी कि ये केवल 3 राज्यों का आंदोलन नहीं है। सरकार के कान भी खुलेंगे कि किसान मांग क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं तीनों कानून रद्द करो और उम्मीद है कि इस बातचीत में जो गतिरोध है वो भी खुलेगा। सरकार बातचीत में ये भी कह रही है कि हम अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अड़े हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। आपको क्या लगता है कि मतलब बिल्कुल वापस लिए बिना इसका हल नहीं होगा? हमने तो बार बार पहले दिन से कहा है कानून वापस लो। क्यों? क्योंकि अगर कानून की मूल भावना सही है, कानून का ओवरऑल फ्रेम सही है, फिर छोटे मोटे संशोधन हो सकते हैं। जिस कानून का फ्रेम ही उल्टा है, बनाना है वाटर टैंक, बना दिया सेप्टिक टैंक, अब कह रहे हैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेते हैं। कैसे अमेंडमेंट हो जाएगा भाई? ये तो बात ही उल्टी है ना जो कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो पवार साहब करते आ रहे थे, जिसकी मांग कर रहे थे, वही हम कर रहे हैं। कल तो रविशंकर प्रसाद जी ने आपका भी जिक्र किया, आपके जो पुराने ट्वीट थे उसका जिक्र किया। मुझसे बहुत विशेष स्नेह है बीजेपी वालों को। अमित शाह जी ने फोन करके बोला कि डेलीगेशन में जो कोई भी आए, योगेंद्र यादव आएंगे तो हम बात नहीं करेंगे। कल रविशंकर प्रसाद जी ने नाम लेके बोला कि 2017 में योगेंद्र यादव ने एक ट्वीट किया था ये कहते हुए कि सरकार को एपीएमसी में सुधार करना चाहिए। रविशंकर जी, इतनी रिसर्च की क्या जरूरत थी? मैं तो आज भी कह रहा हूं कि एपीएमसी में सुधार होने चाहिए। सुधार चाहिए, बिगाड़ नहीं चाहिए। एपीएमसी को मजबूत कीजिए, उसे खत्म मत कीजिए। अगर आप एक भी ट्वीट दिखा दें जहां मैं कह रहा हूं कि एपीएमसी के सामने प्राइवेट मंडी खड़ी करो, जहां मैं कह रहा हूं कि एमएसपी पे खरीद को कम करो, तो मैं इस आंदोलन से अगले दिन अलग हो जाऊंगा। सर, बार बार ये कहा जाता था कि अगर किसान को मजबूत बनाना है तो जो खुली इकोनॉमी है वो मतलब उसका पुरस्कार करना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता कि इससे हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? ये दरअसल खुली अर्थव्यवस्था है नहीं। माननीय शरद जोशी जी ने इस तरह की बातें कही थी और मैंने बहुत ध्यान से सुना क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल थे। लेकिन तब भी हम लोग उन्हें कहते थे, आज भी मैं कहता हूँ, वो जो किताब की अर्थव्यवस्था है वो व्यवहार में नहीं होती। मंडी में खुलापन होना चाहिए और याद रखिए आज की एपीएमसी भी प्राइवेट मंडी है। उसके सारे व्यापारी प्राइवेट हैं, कोई सरकार खुद बैठी मंडी नहीं कर रही होती है ना। लेकिन किसान को जो खुलापन
चाहिए वो खुलापन तब होगा जबकि पहले मंडियां बनेगी। आज इस देश के 75% किसान को एक मंडी चाहिए, उसके पास मंडी है ही नहीं। वो मंडी कौन बनाएगा? सरकार नहीं बनाएगी तो? सरकार केवल व्यापार करे ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। व्यापार में खुलापन हो हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन ये जो 3 कानून हैं ये खुलेपन के नहीं हैं। ये 3 कानून सारी व्यापार व्यवस्था को प्राइवेट बड़े बड़े एग्रो बिजनेस के पक्ष में झुकाने के लिए बने हैं। ये ओपन और फ्री कंपटीशन नहीं है, ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, ये वन साइडेड इकोनॉमी है और हम इसका विरोध करते हैं। ये जो आपने कहा कानून के जो बिंदु है उसके तौर पर आप एक कोई उदाहरण दे सकते हैं कि जिसके कारण किसानों का बिल्कुल अहित होने जाने वाला है? बड़ी साधारण बात है। ये जो सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी लाने की व्यवस्था की जा रही है, जिस प्राइवेट मंडी में ना टैक्स लगेगा, ना रेगुलेशन होगा, ना कंट्रोल होगा, ना रजिस्ट्रेशन होगा, इसका मतलब है एक सीजन में 2 सीजन में सरकारी मंडी तो खाली हो जाएगी और अंबानी अडानी की जो मंडी होगी वहां पे व्यापार हुआ करेगा। और एक बार प्राइवेट मंडी जब सरकारी मंडी ठप हो जाएगी, उसके बाद किसान के हित की रक्षा कौन करेगा? एमएसपी कहाँ, जो आज थोड़ा बहुत मिलता है वो भी कहाँ मिलेगा? इसलिए किसान परेशान है, डरा हुआ है और किसान अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। जो लोग इस कानून का मतलब पुरस्कार करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब भी मतलब प्राइवेट या कंपनी शब्दों को इतना बदनाम किया गया है कि उसकी वजह से जब भी कोई सुधार आने लगता है तो ऐसे विरोध होने लगते हैं। इस तर्क को आप कैसे जवाब देंगे? कई लोग वैचारिक रूप से पट्टी बांध के भी बात करते हैं। मैं नहीं कहता। मैं प्राइवेट और सरकारी दोनों के प्रति पूरी तरह से खुला हूं। देखिए, आज की दुनिया में 2 बातें बिल्कुल तय हैं। मार्केट इज हियर टू स्टे। बाजार है और रहेगा। बाजार को खत्म करने की कोशिश सोवियत यूनियन में जो हुई उससे फायदा नहीं हुआ। और स्टेट रेगुलेशन है और रहेगा। अमेरिका में हमसे ज्यादा रेगुलेशन होता है। सो बाजार भी है, राज्य भी है, दोनों हैं, दोनों रहेंगे। रेगुलेटेड मार्केट हमेशा हैं और रहेंगी। इस पे बहस नहीं हो सकती कि रेगुलेशन छोड़ दें क्या या मार्केट छोड़ दें क्या। दोनों निरी कोरी टेक्स्ट बुक की बहसें हैं। सवाल ये है किस रेगुलेशन के तहत कौन सी मार्केट आए। आज जो हो रहा है इसमें जो न्यूनतम रेगुलेशन चाहिए उसे हटाया जा रहा है। ये दिक्कत है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। सरकार जो बार बार कहती कि एमएसपी की व्यवस्था तो है और रहने वाली है, हमने तो इसको कभी हाथ नहीं लगाया है। मैंने बार बार कहा है, इसका एक ही मतलब है कि एमएसपी कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे ही रहेगी। घोषणा हम 23 की कर देंगे, खरीदेंगे नहीं, जैसी है वैसी रहेगी। अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर सरकार वाकई कहना चाहती है किसानों को कि आपको एमएसपी मिलेगा, तो सरकार कानून में शामिल क्यों नहीं कर देती? जो मांग नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए 2011 में की थी, सरकार आज उसको लागू क्यों नहीं कर देती? अब तो स्वयं प्रधानमंत्री बन गए हैं ना। एमएसपी को आप कानूनी दर्जा दे दीजिए, मेरे जैसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपकी नीयत साफ है, पूरी दुनिया को पता लग जाएगी। क्यों नहीं कर देते ये? कल हमने देखा कि हरियाणा के कुछ फार्मर्स जो है वो कृषि मंत्री से मिलने के लिए गए थे। क्या ये आंदोलन में थोड़ी फूट डालने की कोशिश है? कोशिश है। इन जितने भी फार्मर्स गए थे उनका इस आंदोलन के पहले दिन से कोई संबंध नहीं था। ये सब कुछ सरकारी एफपीओज जो होते हैं, जो सरकार के संरक्षण, सरकार के पैसे से एफपीओज बनते हैं, उसके प्रतिनिधियों को सरकार ने फोन करके बुला लिया था, जिन्हें किसान आंदोलन करके पेश किया जा रहा है। इनमें से यदि एक भी किसान आंदोलन हो जिसके पास 500 किसान हो तो मुझे कल बता देना आप। आपके किसान होने के ऊपर कई सारे सवाल इतना घबराए हुए हैं बीजेपी वाले कि इन्होंने सवाल उठा दिया योगेंद्र यादव कब से किसान है। उन्होंने सोच लिया कि अगर इंग्लिश बोलता है तो किसान नहीं होगा। मैंने इनसे पूछ लिया, भैया गांव का नाम बताऊं, जमीन का खसरा खतौनी बताऊं? हमारे इधर खसरा खतौनी चलता है, आपके यहाँ महाराष्ट्र में पता नहीं क्या चलता है। 4 एकड़ का किसान हूं, जैसे बाकी किसान होते हैं, छोटा सा किसान हूं। अगर ना भी होता तो क्या बोल नहीं सकता किसान के प्रति? पूछते हैं किसान आंदोलन के लिए क्या किया। सन 2016 में जब इतना भीषण सूखा था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो की, मराठवाड़ा में 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चले जल हल पदयात्रा के लिए। 2015 से लेके लगातार आंदोलन किए हैं। बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसान होने का।
सर कि अब आगे की रणनीति क्या होगी? जैसे कि किसान तो अड़े हुए हैं कि ये बिल जो है वापस ही लेना चाहिए, आपको लगता है कि सरकार को मानना पड़ेगा? अगर नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या हो? मानना तो पड़ेगा। आज मानती है, कल मानती है, एक सप्ताह बाद मानती है, एक महीने बाद मानती है, सरकार को तय करना है। जितना देरी करेगी किसान आंदोलन और मजबूत होगा। महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल के ऊपर किसान आ रहे हैं, गुजरात से किसान आने शुरू हो गए हैं, राजस्थान में पंचायत चुनाव खत्म हो गया है, अब वहाँ से किसानों का रेला आ रहा है। तो किसान तो आते जाएंगे, आंदोलन और मजबूत होता जाएगा। इस सरकार को जितनी बदनामी लेनी है उतना ले लें, जितना समय करना है कर लें। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, अन्ना के आंदोलन में भी आप सक्रिय थे, ये भी आंदोलन आप देख रहे हैं, इन दोनों आंदोलनों में क्या आपको समानता दिखती है और क्या डिफरेंट है? समानता सबसे बड़ी ये है कि एक कुछ दिनों के बाद ये दोनों आंदोलन आम पब्लिक के आंदोलन बन गए थे। वहाँ नेता कम महत्वपूर्ण थे, पब्लिक महत्वपूर्ण थी, और जिन लोगों का डायरेक्ट लेना देना नहीं था उन्हें भी लगता था कि बात तो सही हो रही है, इसके साथ में खड़ा होना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि अन्ना आंदोलन में एक चेहरा था, यहाँ एक चेहरा नहीं है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है कि कोई एक चेहरा नहीं है, कोई दो चेहरे नहीं है, कोई 5 चेहरे नहीं है, अनगिनत चेहरे हैं। अनगिनत चेहरों वाला आंदोलन ज़्यादा लोकतांत्रिक होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, और उसमें गड़बड़ और धोखा होने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। सर धन्यवाद आमचे बातचीत करण्याकेली। तर हे होते योगेंद्र यादव, जे स्वराज अभियानचे अध्यक्ष आहेत आणि या संपूर्ण शेतकरी आंदोलनामध्ये सक्रिय देखील आहेत। या आंदोलनापाठीमागची भूमिका नेमकी काय आहे हे त्यांनी आपल्याशी बोलताना सविस्तरपणे नमूद केलेलं आहे। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली।